तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का जाइलम के बारे में पढ़ लिए थे, है ना, कि जाइलम का ये चार जो एलिमेंट होते हैं, ये जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जाइलम के, है ना, ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, है ना, इन सब का रोल क्या है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा दूसरा, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का जो दूसरा पार्ट होगा वो हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, फ्लोएम। ठीक है, लास्ट क्लास में बताया था कि फ्लोएम जो है वो एक तरह का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, इसका मतलब ये ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इसका नाम हम लोग कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलेंगे, इसका नाम हम लोग वेस्कुलर टिश्यू भी बोलेंगे। अच्छा, इसका वेस्कुलर बंडल होते हैं, है ना, इसके वेस्कुलर बंडल जो होंगे वो भी चार होंगे, यानी इसके एलिमेंट चार होंगे, है ना। पहला जो एलिमेंट की बात करें उसको हम लोग बोलते हैं सीव ट्यूब। ठीक है, सीव ट्यूब। ठीक है, दूसरा जो होगा वो क्या होगा, कंपेनियन सेल। ठीक है, फिर क्या होगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, और लास्ट जो होगा वो होगा फ्लोएम फाइबर। देखो एक बात तो क्लियर समझ लो, पैरेन्काइमा आ गया तो पक्का वो लिविंग होगा, है ना, और फाइबर आ गया तो पक्का डेड होगा, क्योंकि ये जो फाइबर है ना वो कहां से आ रहा है, वो इस पैरेन्काइमा से आ रहा है ना। अगर इन दोनों में एक और बात अगर ना भी पता हो तब भी आपको पता चल जाएगा, क्या, कि जो पैरेन्काइमा होगा ये पक्का फूड को स्टोर करेगा, फूड को स्टोर करेगा, स्टोरेज है ना। अच्छा, ये पैरेन्काइमा देखना जाइलम में भी पाया जाता था, तो जाइलम में वो पानी को स्टोर नहीं करता, फूड को ही स्टोर करता था, ताकि उसको एलिमेंट को क्या दे सके, वाटर और एनर्जी या ताकत प्रोवाइड कर सके। बात समझ में आया? डेड है तो पक्का इसका जो सेल वॉल होगा वो क्या होगा, ठीक होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तो अभी हम लोग स्टार्ट किए भी नहीं पढ़ रहे ना, लेकिन हम लोग को समझ में आ गया कि ये कुछ बातें होंगी। ठीक है, तो अगर मैं फ्लोएम की बात करूं तो फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल है फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, है ना। किसी प्लांट में जब फूड बनता है तो फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्लोएम भी जो होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है, वही फूड को ट्रेवल करवाता है। अच्छा, एक और बात ध्यान देना, इसका दूसरा नाम हम लोग पढ़े थे कि क्या था इसका, ट्रांसलोकेशन, है ना। जिस तरीके से हम लोग ये देखे थे कि जो जाइलम था उसका दूसरा नाम एसेंट ऑफ सैप था, है ना, इसका नाम क्या है, ट्रांसलोकेशन। ये फूड को ट्रेवल करवाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि ये जो फूड को ट्रेवल करवाता है वो होता है बाय डायरेक्शनल। क्या होता है, बाय डायरेक्शनल। अब ये बाय डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, बाय का मतलब हर दिशा पे, है ना, यानी आप अपवर्ड से लेकर डाउनवर्ड, है ना, हर डायरेक्शन में ये फूड को ट्रेवल करवाता है। पानी के केस में क्या था, यानी जाइलम के केस में क्या था कि वो यूनिडायरेक्शनल था। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या हुआ, वो रूट से शूट तक पहुंचाता था, है ना, पानी हमेशा नीचे से ऊपर तक जाता है। लेकिन जो जाइलम होता है वो फूड को ऊपर से नीचे तक पहुंचाता है। अब देखो ये होता कैसे है और क्यों है, होने का क्या कारण है। मान लो कि मेरे पास एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है। अब इस पेड़ में ध्यान देना, यहां पर ये ब्रांचेस बने हुए हैं, ये सारे ब्रांचेस हैं, ठीक है, मान लो ये ब्रांचेस है। किसी कारणवश क्या हुआ कि कोई सपोज दैट कि एक कोई बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर दिया, यहां पर बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर दिया। जब बड़ा बिल्डिंग खड़ा हो गया तो क्या इसको सूरज की रोशनी मिलेगी, सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी। जब इसको सूरज की रोशनी नहीं मिली तो क्या ये फूड मेक कर पाएगा, क्या फूड को सिंथेसिस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ये तो पेड़ की बात, जो कोई बिल्डिंग की बात होगी। अच्छा, बिल्डिंग के अलावा मान लो कि किसी ऐसा सिनेरियो बन जाए जिसमें क्या हो कि सूरज की रोशनी सिर्फ यहां तक पहुंच रही है और ऊपर वाले को नहीं पहुंच रहा है। मान लो
कोई ऐसा सिनेरियो, ऐसा भी हो सकता है ना कि पेड़ का ऊपर में सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही लेकिन नीचे में किसी तरीके से सूरज की रोशनी पड़ रही, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर में खाना नहीं बन पाएगा। बात समझ में रहा है? ऊपर खाना नहीं बन पाएगा। अच्छा, रही पानी की बात, तो पानी का नीचे से आ रहा है, उसको तो सूरज के कोई मतलब ही नहीं है, पानी को आना सूरज से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन खाना बनाने के लिए सूरज की यानी सनलाइट का जरूरत है, उसका बहुत ज्यादा जरूरत है। बात समझ में रहा है? तो अगर मान लो कि ऊपर किसी तरह का कैनोपी बन गया, किसी तरीके से पेड़ में ऊपर की ओर छाया आ गया, तो ऊपर वाला जितना भी लीफ होगा वो असहाय हो जाएगा, क्या बनाने के लिए? फूड को सिंथेसिस करने के लिए। इस केस में क्या होगा कि अगर नीचे भी सूरज की रोशनी पड़ रही है तो क्या करेगा, नीचे वाला जो पत्ता होगा, नीचे वाला जो पत्ता होगा वो खाना बनाकर किसको दे देगा? फ्लोएम को। और फ्लोएम क्या करेगा? हर डायरेक्शन में सबको पहुंचाएगा, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, इसलिए ये बाय डायरेक्शनल होता है। बात समझ में आ रहा है? अगर ये भी यूनिडायरेक्शनल होता, अगर यूनिडायरेक्शनल होता तो खाना सिर्फ नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ही जाता, तब तो प्रॉब्लम हो जाता। बात समझ रहा है? तब तो प्रॉब्लम हो जाता। इसलिए जो फ्लोएम होता है वो कैसा डायरेक्शनल होता है? बाय डायरेक्शनल होता है, यानी ये लॉन्गिट्यूडनल भी जाता है, हॉरिजॉन्टली भी जाता है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि जिस डायरेक्शन में खाना की जरूरत है वहां पर वो खाना मिल जाएगा। मान लो कि ऊपर वाला पत्ता खाना नहीं बना पाया लेकिन नीचे वाला तो बना पाएगा। अच्छा, किसी के मन में क्वेश्चन था कि सर ऐसा अंधेरा छा गया कि कहीं भी सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है, तब तो मजबूरी है, तब तो उसके लिए वर्स्ट कंडीशन है। बात समझ रहा है? तब तो उसके लिए वर्स्ट कंडीशन है कि भाई अब सूरज की रोशनी नहीं मिल रही है तो खाना तो बनेगा ही। लेकिन ये कंडीशन भी हो सकता है, ये हम लोग जानते हैं प्लांट में, है ना? पानी का तो कुछ नहीं, पानी को तो मिल ही रहा है, वो तो जमीन से ही मिलेगा, वहां पर रुकावट कोई करने वाला है ही नहीं, नीचे से पानी निकालने का रुकावट कोई है ही नहीं। वो तो पूरा का पूरा डिपेंड करता है उसके रूट हेयर्स पे, कि रूट हेयर जितना दूर तक जा रहा है उतना दूर से पानी को इकट्ठा कर लेगा। जैसे जो बैनियन ट्री होता है, बरगद का पेड़ होता है, उसका जो रूट होता है, जो रूट हेयर होता है, बहुत दूर तक चला जाता है, इसलिए बरगद का पेड़ बहुत दिन तक जीता है। बरगद का जो पेड़ होता है उसका मिनिमम एज 150 साल होता है, मिनिमम 150 साल। मैं फिर मिनिमम बता दे, मैक्सिमम तो उससे बहुत ज्यादा साल जी सकता है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि उसकी जड़ें जो होती है ना, उसका जो जड़ होता है, उसका जो रूट होता है, रूट हेयर जो होता है, अगर तुम यहां बैठे हो ना, अगर मान लो पेड़, तो उसका जड़ कितना दूर जा सकता है? वो करबला रोड तक जा सकता है। करबला जो है हमारा मेन करबला, उतना दूर, मतलब एक समझ लो कि बहुत दूर डिस्टेंस से चला जाता है उसका रूट, इतना दूर दूर तक चला जाता है। तो उतना दूर चला गया तो वहां से पानी इकट्ठा करके ले आएगा। तो पानी भरपूर मात्रा में, पानी भरपूर मात्रा में है तो काम चल जाता है। पानी और खाना का देखोगे एग्जांपल, तो खाना से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे को पानी हो जाता है, और पानी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हवा है, क्योंकि बिना खाए 5 से 8 दिन या 1 महीना भी लगभग बिना खाए, अगर बिल्कुल नहीं खा रहे तो 5 से 8 दिन तो जी सकते हैं इंसान, हमारे बॉडी में ऑटोफेजी होना शुरू हो जाए। लेकिन पानी 2 दिन से 3 दिन ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं हो पाए, और ऑक्सीजन तो 1 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकता। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब यही है। तो यहां पर जो फ्लोएम होता है वो कौन सा डायरेक्शनल होता है? बाय डायरेक्शनल होता है। बाय डायरेक्शनल का मतलब ये होता है कि खाना ऊपर से नीचे भी जा सकता है, नीचे से ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि ये ट्रंक को भी तो खाना चाहिए, और ट्रंक के पास तो वो मेकिंग करने का पावर नहीं है, तो वो खाना कहां से मिले? जो वो ऊपर लीफ बना हुआ खाना वो दे देता है किसको? फ्लोएम को। और फ्लोएम क्या करते हैं? वो सारे फूड को उस प्लांट पार्ट तक पहुंचाते हैं, यूनिडायरेक्शनल से लेकर बाय, मतलब वो तो होते ही बाय डायरेक्शनल, पूरे तरीके से वो खाने को पहुंचाते हैं। क्यों पहुंचाते हैं, क्यों ऊपर होते हैं बाय डायरेक्शनल? बोलो समझ में आया कि नहीं? सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट है? अच्छा, अब यहां पर हम लोग पहली बात करते हैं सीड ट्यूब का, है ना? सीड ट्यूब, तो पहले देखो वर्ड क्या लिख रहा होगा? ट्यूब। ट्यूब का मतलब क्या हुआ? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, जैसे टायर का ट्यूब होता है ना, कभी ना कभी देखे ही होंगे, है ना? सिलेंडर के शेप का होता है ना? ये कौन से शेप का होता है?
सिलेंडर के शेप का होता है ना। और इस सिलेंडर के शेप में ना ऊपर में हर एंड पर प्लेट लगा रहता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सीव प्लेट। अच्छा, ये सीव का मतलब क्या हुआ? इस सीव का मतलब क्या हुआ? सीव को हिंदी में बोलते हैं छन्नी। हाँ, सीव को इसे बोलते हैं। जो घर में छन्नी है ना, छन्नी में क्या होता है? अगर देखोगे जो छन्नी होता है उसमें क्या होते हैं? बहुत छोटे 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 बहुत सारे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। तो जो सीव ट्यूब है, नाम से समझ में आ रहा है, ऐसा ट्यूब जिसके प्लेट में क्या होंगे? छोटे छोटे छेद होंगे, छोटे छोटे पोर्स होंगे। और ये पोर्स क्यों होंगे? ऑब्वियस सी बात है, ये पोर्स इसलिए होंगे कि फूड मटेरियल को ऊपर तक या नीचे तक, दाएं बाएं हर डायरेक्शन में पहुंचाया। बात समझ में आ रहा है? सर स्क्रीन फ्रीज हो गया सर। सर सर फरहान, दिखाई दे रहा है ना? नो सर। हाँ आप दिखाई दे।
हाँ वो कॉल आ गया था ना, इसलिए शायद ऐसा हो गया। चलिए यस सर। स्टार्ट करता हूँ। तो ध्यान दीजिए, तो ये क्या है, स्लीप ट्यूब है ना। तो स्लीप का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे छेद। तो इस प्लेट्स में ना छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद होते हैं, और वही छेद के कारण क्या होता है, फूड ट्रांसफर होता है ए प्लेस से बी प्लेस तक। लेकिन यहाँ पर कहीं ये बात नहीं है कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा या डाउन, वो जिस डायरेक्शन में जहां पर खाने की जरूरत पड़ेगी, जहां उसको मटेरियल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, वहां पर वो चला जाता है। बात समझ में? हाँ, स्लीप ट्यूब हर पत्ते पर, हर जो उसका जो पार्ट है, जो बोल सकते हैं कि जैसे हर तुम लोग बताए थे ना कि पत्ता का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, उसको भी हम तुम लोग को दिखाएंगे। देखो ना यहाँ पर, ये देखो, ये पत्ता है ना, पत्ता का ऊपर वाला पार्ट है ये, उसका बीच क्रॉस सेक्शन एरिया काटा गया है, यहाँ पर पाया जाता है। यानी पूरे बॉडी पार्ट, मतलब पूरे प्लांट में ही है वो, समझ आ रहा है, पूरे पत्ता, क्योंकि पूरा का पूरा पेड़ घिरा हुआ होता है किससे, पत्ते से, और पत्ते में खाना बन रहा है ना। तो ये पूरे के पूरे जो जो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं वो हर पत्ते में पाए जाते हैं, और इसी से एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, है ना, और ए प्लेस से बी प्लेस तक ट्रैवल करते हैं। तो सीड ट्यूब क्या होता है, समझ पाए ना। अच्छा, नेक्स्ट देखो, दिखा हुआ है कंपेनियन सेल। नाम से समझ लो, नाम से समझ लो क्या है, कंपनी देने वाला सेल। यानी इसका बेसिक रोल नहीं है, बस ये क्या करता है, इसको कंपनी दे देता है। कंपनी का मतलब क्या होता है, जैसे देखो स्कूल में जनरली लड़कियां अगर बोल दिया जाए, कोई टीचर बोले कि जाओ उस लड़की को बगल वाले क्लास में लड़की को बुला के ले आओ, तो उसको भी कंपनी चाहिए, टीचर में वो अकेले नहीं चाहिए, उसको भी एक ग्रुप चाहिए, है ना, तब वो लोग जाएगी और जाकर तीसरा पार्टी को बुला के लेंगे। तो हर लड़की एक जगह से बी प्लेस तक जाने के लिए उसको कंपनी चाहिए, जनरली कंपनी चाहिए। तो यहाँ पर वही सेल, ये सेल क्या करता है, सीड ट्यूब को क्या देता है, कंपनी देता है। इसलिए ध्यान देना, ये दोनों सेल मिल करके सिस्टर सेल कहलाते हैं, सिस्टर सेल। क्योंकि क्यों सिस्टर सेल होते हैं, क्योंकि ये एक ही पेरेंट से ओरिजिनेट हुए। बात समझ रहा है, एक ही पेरेंट से ये दोनों सेल निकले हुए होते हैं, इसलिए इन दोनों सेल को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टर सेल। असलियत में पूरा का पूरा फूड को ट्रेवल करवाने का काम इसका है, सीड ट्यूब का काम। ये बस इसके साथ कंपनी दिया जाता है, उसको सपोर्ट किया जाता है कि हाँ ठीक है, तुम धक्का लगाओ, हम तुमको पकड़ के रखें, तुम उसको धक्का लगाओ, खाना को ऊपर पहुंचाओ, है ना। ये उसके बगल बगल में रहता है ना। ये कंपनी देने का, हाँ सपोर्टिंग, जो उसको सपोर्ट कर रहा है। इस दोनों को मिलाकर हम लोग सिस्टर सेल कहते हैं। बात समझ में आया? और इन दोनों को तो हम लोग बेसिक जान ही रहे। अब मैं एक एक करके इन सबके बारे में बताऊंगा, और फिर हम लोग समझते हैं, ठीक है। डाउट है? तो देखते हैं। तो देखिए, चलिए देखिए फ्लोएम क्या है। It is the tissue that transport food from the site of the photosynthesis to different part of the plant. सिंपल सी बात है, ये कहाँ पर रहता है, जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है वहां से ये पूरे जो प्लांट पार्ट्स होते हैं वहां तक फैला रहता है। क्योंकि खाना बन गया तो पहले तो वो अपने पास रखेगा जहां पर खाना बना। जो पत्ता खाना बनाता है, अपना फोटोसिंथेसिस कर लिया, फूड मेक कर लिया, वो अपने हिसाब का खाना रख लेता है, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा बनाता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे और भी जो साथी पत्ते वाले हैं, है ना, अगर वो लोग खाना नहीं बना पाए होंगे तो मैं उनको खाना दे दूंगा। बात समझ आ रहा है? देखो रमजान के समय क्या होता है, जनरली सब लोग के घर में अपना अपना खाना तो बनता ही है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, किसी दिन ज्यादा खाना बनाते हैं ताकि बगल में जिनके घर में थोड़ा कमी है, या फिर बांटने के, ताकि वहां पर अफ्तारी को दिया जा सके, है ना। जनरली तो वहां देना ज्यादा सही रहता है जहां पर कमी है। इससे देखना सभी लोग के घर से क्या होता है, मस्जिद में पहुंचाया जाता है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर वही चीज है। लेकिन ध्यान देना, ऐसा नहीं होता कि आपके घर में अगर रमजान का बन रहा है तो घर में कुछ नहीं बचा है, बाकी सारा का सारा उठा करके भेज दिया गया, क्या बोलते हैं वहां, ऐसा कभी नहीं होता। पहले अपने लिए रख लिया जाता है कि हाँ हम लोग इतना खा लेंगे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बना है उसको ट्रांसपोर्ट करवा देते हैं। बालू समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्लोएम मूव फ्रॉम बाई डायरेक्शनल, अभी मैं बता दिया
बाय डायरेक्शन में किसी को डाउट है? कोई क्वेश्चन है किसी को? फरहान तुमको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ, इट इज ऑल्सो नॉन एज ट्रांसलोकेशन। ये एक तरह का क्या है, इसको और भी नाम कहा जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। अच्छा, इसमें बोथ दोनों पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा दोनों सेल्स पाए जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, तो हम लोग जानते ही हैं पैरेन्काइमा के सेल भी पाए जाते हैं और स्क्लेरेन्काइमा के भी पाए जाते हैं, तब जाकर इनका एलिमेंट कंप्लीट होता है। ये लिविंग सेल है, ये भी लिविंग सेल है, ये भी लिविंग सेल है, ये डेड सेल। बात समझ, ये तीनों लिविंग है, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, और लास्ट वाला डेड है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखिए इनके जो कंपोनेंट है, एक एक करके कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है, सीव ट्यूब। सीव ट्यूब इज अ सिलेंडर ट्यूब। देखो ये सिलेंडर का स्पेलिंग गलती नहीं है, ध्यान देना, वो सिलेंडर का स्पेलिंग यहाँ पर ऐसे ही होगा। सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ elongated thin wall cell placed end to end, यानी end to end जुड़े रहते हैं। ये एक ट्यूब, इसके बाद दूसरा ट्यूब, फिर तीसरा ट्यूब, ऐसे ही ये एंड टू एंड जुड़े रहते हैं। बात समझ में आ रहा है? एंड टू एंड जुड़े रहते हैं, और इनका जो वॉल होता है वो क्या होता है, थिन होता है, पतला होता है। ठीक हो गया तब तो वो डेड ही हो जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, द एंड वॉल ऑफ सीव ट्यूब कॉल्ड द परफोरेटेड। अच्छा, कभी भी वर्ड आ जाना परफोरेटेड, इसका मतलब जो ये प्लेट है, ये ऊपर वाला को बता रहा हूँ, ठीक है, ये प्लेट है, प्लेट में अगर ऐसे ऐसे छेद रहेगा ना, इसी को हम लोग बोलते हैं परफोरेटेड। अच्छा, परफोरेटेड नहीं बोलना चाहते हो तो इसका दूसरा नाम टाइनी पोर है ना, टाइनी पोर भी बोल सकते हो। पोर का मतलब होता है छोटे छोटे छेद, छोटा छोटा छेद बोलो या फिर टाइनी पोर बोलो, जैसे मैंने सीव के बारे में बताया ही था, है ना, जो चछन्नी होता है उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद ही तो होते हैं। बोलो समझ में आ रहा है कि? नेक्स्ट, न्यूक्लियस ऑफ द सीव सेल्स डीजेनरेट एट मैच्योरिटी। सिंपल सी बात है, जो सीव ट्यूब होता है मैच्योरिटी के बाद, जब मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो ये अपने आप को जनरेट नहीं कर पाते, अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। तो इस केस में जब वो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, फिर भी उनको जीवित तो रहना है ना, काम तो करते रहना है। अगर मैच्योर हो गए फिर भी तो काम करना ही पड़ेगा ना, पानी तो पहुंचाना ही है। तो उस जगह पर जो प्लाज्मोडेस्माटा ये क्या करता है, ये इनको सपोर्ट करता है कि अगर ये मैच्योर हो गए, अब ये काम करने में असहाय है ना, तो प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है वो सपोर्ट करता है इनको खाना ए प्लेस से बी प्लेस तक पहुंचाने में। बात समझ में आ रहा है? ये प्लाज्मोडेस्माटा बोल सकते हैं इसी के अंदर पाया जाता है। जब ये जो सीव ट्यूब होता है जब मैच्योर हो जाता है, मैच्योर हो गया तो अब वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, डेड होने लगेगा। तो प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है वो क्या करता है, वो साइटोप्लाज्म को बनाए रखता है, इसमें साइटोप्लाज्म को बनाए रखता है। और जब साइटोप्लाज्म को बनाए रखेगा तो वो लिविंग रहेगा, और लिविंग रहेगा तो खाना ट्रैवल होते रहेगा। सिंपल सी बात बताओ, अगर ये जीवित है तभी तो ये खाना पहुंचा रहा है, अगर ये मर जाएगा तो क्या खाना पहुंचा पाएगा? नहीं पहुंचा पाएगा। तो जब ये मैच्योर हो जाता है, जब पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, तो ये डीजेनरेट होने लगता है, अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाता। तो उस जगह पर प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है वो इसके जो साइटोप्लाज्म होता है उसको जीवित रखने में मदद करता है। तो इसका साइटोप्लाज्म जीवित है, इसका मतलब सेल जीवित है, क्योंकि प्लाज्मो जो साइटोप्लाज्म होता है उसी में तो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस ही तो क्या है, ब्रेन ऑफ द सेल है। ये सेल का ब्रेन होगा, और ब्रेन है तो ये अच्छे से काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, सीव ट्यूब पॉजेस स्लिम प्रोटीन। इनमें पतले पतले प्रोटीन के लेयर होते हैं, और वो प्रोटीन के लेयर ही इसके ग्रोथ और रिपेयरमेंट में काम आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे बॉडी में भी प्रोटीन की कमी होती है, तो क्या होता है, हमारे बॉडी में जो रिपेयरमेंट का काम है वो ठीक से नहीं हो पाता। लेकिन अगर प्रोटीन अच्छे मात्रा में है तो हम लोग में भी बहुत तेजी से रिक्वायरमेंट होगा, हम लोग रिकवर कर जाएंगे। हम लोग के बॉडी का जितना अलग अलग पार्ट होगा वो रिपेयर होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक। तो ये बात होती है किसकी, सीव ट्यूब। कंपेनियन सेल का देख लेते हैं। कंपेनियन सेल क्या, देखिए, कंपेनियन सेल हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। प्रोमिनेंट का मतलब अभी उभरता हुआ, एकदम नया। बात समझे ना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं?
किसी को डाउट है? फरहान, दोनों फरहान, डाउट है क्या? Yes, sir. No, sir. बोलो, क्या कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। सीप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल आर सो कॉल्ड सिस्टर सेल्स। क्योंकि दोनों के दोनों सिस्टर सेल क्यों होते हैं? क्योंकि दोनों एक ही पेरेंट से ओरिजिनेट हुए। ऑब्वियस बात है, एक ही मम्मी पापा के अगर दो बेटे हैं तो ऑब्वियस बात है दोनों बेटा आपस में क्या भाई ना होगा, ये तो नॉर्मल बात है। तो यहाँ पे वही चीज हो गया, इनको सिस्टर सेल इसलिए बोला गया क्योंकि दोनों एक ही जगह से हैं। हाँ, लेकिन ये सिस्टर ज्यादा काम करती है और ये जो सेकंड सिस्टर है वो एकदम काम नहीं करती, बस सपोर्ट कर देती है ना। चलिए नेक्स्ट, फ्लोएम फाइबर को देखो। फ्लोएम फाइबर क्या है? ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि इस प्लांट को टूटने से बचाना, जो मैकेनिकल प्रॉब्लम आ रहे हैं उनसे उसको सपोर्ट करना, है ना, अंदर से ताकत देना ताकि ये जो काम है वो कर सके अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इट है थिक सेल वॉल। तो ऑब्वियसली बात है, मैं पहले बता दिया, डेड है तो इसका वॉल क्या होंगे? थिक होंगे। ठीक होने के कारण ही तो ये डेड हो गए। बात समझ में आ रहा है? लास्ट देखिए, फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा में क्या लिखा हुआ? दे स्टोर फूड, मैं पहले बता दिया। ये क्या करता है? फूड को स्टोर करता है और ये पूरा कोशिश करता है। रेडिकल्स, मतलब रेडिकल्स का मतलब क्या हुआ? ये हर दिशा में, ये मत सोचा कि सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डायरेक्शन में फूड को ट्रैवल करवाने में मदद करता है। जैसे मान लो कि कोई पेड़ में अगर इस तरीके से सीप ट्यूब है ना, और दूसरी तरफ ऐसा भी यहाँ पर भी सीप ट्यूब है, तो यहाँ से खाना यहाँ पहुंचाने का काम कौन करवाएगा? फ्लोएम पैरेन्काइमा। इस डायरेक्शन में, है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी खाना को ट्रैवल करवाया जाता है। किसके कारण? किसके द्वारा? फ्लोएम पैरेन्काइमा। और डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में जो खाना पहुंचाया जाएगा वो तो सिंपल सी बात है, सीप ट्यूब के द्वारा पहुंचाया जाएगा। रेडियल का मतलब हर डायरेक्शन में, रेडियल का मतलब होता है ऑल डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है? जैसे अगर एक सर्कल का रेडियस अगर बोले, एक सर्कल का अगर रेडियस पूछे तो क्या यहीं से रेडियस होता है? हम तो यहाँ से भी बोल सकते हैं रेडियस, हम यहाँ से भी बोल सकते हैं रेडियस, हम यहाँ से भी बोल सकते हैं रेडियल। बात बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए जल्दी से पढ़ लीजिए और जो भी डाउट है हमसे पूछिए। उधर बुक है। हाँ, पहले वो तो तुम लोग के पास बुक है ये वाला? तुम लोग के पास, सभी लोग के पास है? सबके पास है ना? लोग फिर भी वहां पर रखो, उसको देखते हैं। डेंस का मतलब होता है जिसका साइटोप्लाज्म रूप में बहुत ज्यादा घनत्व हो, बहुत सारा मटेरियल प्रेजेंट हो। बोलिए। देखो, प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है वो प्लांट में पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, किसी पर्टिकुलर जगह पाया जाता है। लेकिन वो क्या करता है, उसका काम कब होता है? जब ये मैच्योर हो जाए। जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है, जब ये मैच्योर हो गया तब ये काम नहीं कर पाएगा। तो ये उस समय पर प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है वो इसके साइटोप्लाज्म को सपोर्ट करता है कि तुम काम करो, मैं हूं तुमको सपोर्ट करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर तुम सुनी होगी कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अपने जवानी के समय पर LIC ले लेते हैं। LIC ले लेते हैं, अपना इंश्योरेंस करवा लेते हैं। क्यों करवाते हैं? कि जब वो असहाय हो जाए, जब वो मैच्योर हो जाए, तब LIC मतलब प्लाज्मोडेस्माटा उनको सपोर्ट करे, करने में सपोर्ट। बस यही है। क्या न्यूमेरियस का मतलब होता है बहुत सारे। देखो, बात करने के समय नहीं दिया हूं, पढ़ने के लिए दिया हूं। एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ो।
एक होता है एंजियोस्पर्म और एक होता है जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मतलब ऐसा प्लांट जो फ्लावर बियर करता है, जिसमें फ्लावर आता है। जिम्नोस्पर्म मतलब ऐसा प्लांट जिसमें फ्लावर नहीं आता। प्लाज्मोडेस्माटा, अब प्लाज्मोडेस्माटा समझ लो कि ये सिर्फ में होते हैं। ये कब काम करता है? जब ये मैच्योर हो जाता है, तब वो मरे ना, खाना ना पहुंचे ऐसा ना हो, वो उसको सपोर्ट करता है, उसके साइटोप्लाज्म को, कि तुम काम करो। क्या लगता है क्लास 10 वाले लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? मेरे को लग रहा है ये मेरा, आपको ऐसा लगता है कि मेरा अभी तक का रिकॉर्ड है क्या, कि मैं वहां भी पढ़ाता था ना, मैं बारिश को देखकर बहुत खुश हो जाता था, चलो आज बच्चे नहीं आए। लेकिन सब रेनकोट पहन के, छाता लगाकर, जो हमेशा एब्सेंट भी रहता था ना, वो भी उस दिन प्रेजेंट हो जाता था। तो इसलिए हम समझ गए कि बारिश हो चाहे ना हो, बच्चे आएंगे। हाँ वही तो, प्रोटोप्लाज्म का काम चलता रहे, रुकेगा नहीं। तुम मैच्योर हो गए, लेकिन काम रुकेगा नहीं, चलता रहे। बात समझ में आया? एक तरह का सेल है ना। हाँ, प्रोटोप्लाज्म कभी भी वर्ड आ जाए ना, तो समझ लेना न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म दोनों को जोड़ दो तो प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा। फरहान, तुमको कोई डाउट हो तो पूछो। सर सीड ट्यूब और कंपेनियन सेल रेडियल बताओ, रेडियल बताओ तो उसको। रेडियल का मतलब क्या है? रेडियल का मतलब, जो वही बात है, तुम लोग को जब बताता हूँ ना तो तुम लोग एग्जाम्पल देखते हो। किसी का भी क्वेश्चन है, जैसा मान लो ये क्वेश्चन पूछी, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी को डाउट है, तुम लोग का भी डाउट हो सकता है। तुम लोग क्या करते हो, वो ना पूछ रहा है, अब वही चीज को फिर पूछो। ध्यान दो, कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे ना, तो पहले उस क्वेश्चन को सुन लो, आता है तब अपने दूसरा क्वेश्चन को देखो। रेडियल का मतलब होता है कि हर डायरेक्शन में, रेडियल का मतलब क्या होता है? हर डायरेक्शन। जैसे मैं अगर सर्कल बना दूं तो रेडियस, इसको भी रेडियस बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे, हर को हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। तो ये हर डायरेक्शन में मूव करता है। बात समझ में आ रहा है? क्या कॉन्सेंट्रेट, कंसर्न, कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है, कॉन्सेंट्रेट का मतलब हो गया कि एक जगह जुड़ा हुआ प्रोटीन, एक जगह मिला हुआ। कॉन्सर्न, कॉन्सर्न। हाँ बोलो फरहान, क्या बोल रहे हो तुम? सर सीड ट्यूब जो है और कंपेनियन सेल, उन लोग को सिस्टर सेल तो कहते हैं, सिस्टर सेल कहते हैं, सिस्टर टिश्यू भी कह सकते हैं। हाँ, तो बहुत सारे सेल मिलेंगे तो सिस्टर टिश्यू में क्या देंगे? यस समझ में? न्यूमरस का मतलब होता है बहुत सारे, न्यूमरस, और फोर्स का मतलब ताकि वो प्रोटीन क्या करता है, उनको रिपेयर में मदद देता है। उनको सपोर्ट करता है, मतलब वो ग्रोथ ना करना। जनरेट का मतलब क्या होता है? बढ़ते रहना। डीजनरेट मतलब अपना बढ़ने की क्षमता को मतलब रोकना। इलोंगेटेड का मतलब होता है लंबा। एक
न्यूक्लियस का मतलब होता है न्यूक्लियस का मतलब होता है बहुत सारा, सिंगुलर और प्लूरल पढ़ना पड़ेगा। क्या खुद प्रोटीन रखता है या प्रोटीन प्रोटीन से वो बना होता है, ताकि उसके पास में प्रोटीन होता है, प्रोसेस मतलब रखना, ताकि वो अपने आप को रिपेयर कर सके। तो उसके पास पहले से होता है। हाँ, पतला स्लिम होता है, ताकि उसको ग्रोथ चलता होने रहता और है। रिपेयर होने में उसका कंपेनियन सेल के पास साइटोप्लाज्म नहीं होता, लेकिन आगे वो है मतलब बहुत घना है, मतलब नया नया जन्मा हुआ हमको सुनाई नहीं दे रहा, तुम कैसे बोल रही खत्म हो गया। एक बार ध्यान देना, जाइलम में 3 जो उसके एलिमेंट होते हैं या 3 बंडल जो होते हैं वो डेड होते हैं, सिर्फ एक ही जीवित होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइलम पैरेंकाइमा। लेकिन अगर फ्लोएम की बात करें तो 3 जीवित रहते हैं, सिर्फ एक डेड रहता है जिसको बोलते हैं फ्लोएम फाइबर। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ, बात समझ में आया? तो इस तरह से ध्यान से पढ़कर जाना। तो समझ लो कि प्लांट टिश्यू के बारे में हम लोग पूरा पढ़ लिए। प्लांट टिश्यू जितना था जो पढ़ना था हम लोगों को, पूरी तरीके से प्लांट टिश्यू हम लोग पढ़ लिए। अब तुम लोग का काम क्या होगा, उसको ध्यान से पढ़ना, और किसी भी तरह का डाउट होगा तो उस डाउट्स को क्लियर करना। बात समझ में आ रहा है? चलिए, हो गया, सभी पढ़ लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लांट टिश्यू तो पढ़ लिए, अब एनिमल टिश्यू का टेबल याद करेंगे, वो भी बिना बुक देखे। बंद करो वो। चलिए, तो प्लांट टिश्यू सबको समझ में आ गया ना? किसी को डाउट है प्लांट टिश्यू में? अगर डाउट होगा भी तो नेक्स्ट क्लास में अपना जो भी डाउट्स है वो क्लियर जरूर कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, डाउट्स आपको तभी मिलेगा जब आप उसको पढ़ोगे, रिवाइज करोगे। अगर किसी का वर्ड में नहीं आ रहा है तो आप अगले दिन भी पूछ सकते हो, या आपके पास डिक्शनरी होगा, डिक्शनरी में भी देख सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है, कोई लाइन नहीं समझ आ रहा है, स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रहा है, जरूर पूछ लेना, रिवाइज करना। इसका टेस्ट में जल्द से जल्द दूंगा। बात समझ में आ रहा है? वो भी रिटर्न में। बात समझ में आया? इसलिए ध्यान देना। पहला पार्ट हम लोग पूरा पढ़ लिए, जिसमें हम लोग प्लांट टिश्यू को देखे कि मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू के अंदर जो एपिकल, लैटरल और इंटरकल, इनके बारे में पढ़ लिए। फिर इसका जो सेकंड पार्ट था हमारे पास, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जो कि परमानेंट टिश्यू का पार्ट है ना, उसके बारे में देखिए। सिंपल में हम लोगों ने ये देखा कि पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है ना। फिर हम लोगों ने क्या देखा, कॉम्प्लेक्स में जाइलम क्या होता है और फ्लोएम क्या होता है। अच्छा, जाइलम और फ्लोएम में हम लोग जाइलम के एलिमेंट्स को भी देखे और फ्लोएम के भी एलिमेंट्स को देखे, है ना। जैसे जाइलम का क्या क्या हम लोग देखे थे, ट्रैकियास, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ठीक है। फ्लोएम में हम लोग क्या देखे, सीड ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम, पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। तो इस तरीके से हमारा प्लांट टिश्यू पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे एनिमल टिश्यू। अब देखो, मैं इसको बोलूंगा ना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा तुम लोगों के लिए। क्यों इंटरेस्टिंग होगा? क्योंकि हम लोग खुद एक एनिमल है ना। तो जब एनिमल को एनिमल के बारे में पढ़ा जाता है और या पढ़ने मिलता है तो उसको मजा आता है। प्लांट हम लोग के ग्रुप का नहीं है, हम लोग को लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो हम लोग के ग्रुप का नहीं, इसलिए उतना मजा नहीं आता है समझने में, है ना। लेकिन सीखना तो है ही, है ना। 11th क्लास में पूरा का पूरा पहले प्लांट ही पढ़ना है, प्लांट से रिलेटेड सब कुछ पढ़ना है, उसके बाद एनिमल के बारे में पढ़ने मिलेगा। और उसके बाद आप हायर क्लास में जब एमबीबीएस करने लगोगे तो आप जाकर ह्यूमन के बारे में पढ़ोगे। पहले तो एनिमल पढ़ना पड़ेगा, फिर एनिमल का एक प्रजाति होमो सैपियंस जिसको बोलते हैं, होमो सैपियंस जो जनजाति है जिसको हम लोग ह्यूमन बीइंग बोलते हैं, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे टिश्यू इन एनिमल, एनिमल में टिश्यू कैसे पाए जाते हैं, ठीक है। तो देख करके याद करने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए, तो जो एनिमल बहुत बड़ा है, इसका ध्यान देना। एनिमल टिश्यू की बात करते हैं तो बेसिकली जो एनिमल टिश्यू है, एनिमल टिश्यू 4 भाग में बटा हुआ है। एनिमल टिश्यू 4 भाग में बटा हुआ है, ध्यान देना। 4 ठीक है। पहले वाले को बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। दूसरा जो होता है हमारे पास
वो होता है मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, फिर जो होता है वो होता है कनेक्टिव। कौन देखकर बता रहा है? वो बंद करो। कनेक्टिव टिश्यू। और लास्ट जो है वो है नर्वस टिश्यू। जैसे हम लोग प्लांट में देखे थे तो प्लांट दो ही भाग में बटा हुआ था, है ना, मेरिस्मेटिक और परमानेंट। लेकिन यहाँ पर क्या है, चार भाग में है, यानी ये सारे टिश्यूज हमारे बॉडी में हैं। बात समझ रहा है? कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 576 या 436, मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा है, लेकिन उतने मसल्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। 436। हाँ, तो सबसे पहला जो टिश्यू है वो क्या है, इपिथेलियल। दूसरा क्या है, मस्कुलर। तीसरा क्या है, कनेक्टिव। चौथा क्या है, नर्वस। ठीक है, जो इपिथेलियल टिश्यू है ना, ये स्पेशली हमारे प्रोटेक्शन के लिए है। बात समझ रहा है? प्रोटेक्शन के लिए। जो मस्कुलर टिश्यू है वो बेसिकली लोकोमोशन के लिए, मतलब मूवमेंट। बात समझ रहा है? मूवमेंट के लिए। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू जो है वो मेनली बाइंडिंग के लिए है ना, कनेक्ट करना, बाइंड करना, है ना। जैसे बुक के जो अलग अलग पेज है, सारे पेज को अगर एक जगह बाइंड कर दो तो वो बाइंडिंग बोलते हैं ना। स्पाइरल बाइंडिंग होता है, हार्ड कवर बाइंडिंग होता है, सॉफ्ट कवर बाइंडिंग होता है। अच्छा, ये इसको सपोर्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट जो नर्वस है ये हमारे कंट्रोल की है, कंट्रोल की। यानी जो पहला इपिथेलियल टिश्यू है ये प्रोटेक्शन के लिए होता है। अब प्रोटेक्शन कहाँ, बाहर के हार्श क्लाइमेट से। बाहर में गर्मी हो रहा है तो आखिर हम लोग को स्किन बचा रहा है ना, तो ये यहीं पर आता है, इपिथेलियल के पास में, हार्श क्लाइमेट से प्रोटेक्शन के लिए आता है। अच्छा, मस्कुलर टिश्यू, कोई भी पार्ट को ए प्लेस से बी प्लेस हम लोग जा रहे हैं, किसके मदद से जा रहे हैं, अपने हाथ पैर के मदद से जा रहे हैं। तो हाथ पैर में जो मसल्स है, ये मसल्स, तो उसको मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तीसरा कनेक्टिव टिश्यू, यानी हर पार्ट को एक जगह से दूसरी जगह जो जोड़ रहा है, कौन, वो ब्लड, वो लिम्फ, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू। और लास्ट है नर्वस टिश्यू, ये जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है, ये पूरे बॉडी पार्ट में नहीं होता है, मेनली इसका जंक्शन जो होता है वो हमारे ब्रेन को होता है, जो कि हमारे पूरे बॉडी को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? अब इसके अंदर की बात करते हैं। ठीक है, तो जो इपिथेलियल टिश्यू है ये 5 भाग में बटा हुआ है, 5 भाग में। पहले को बोलते हैं स्क्वैमस, स्क्वैमस। दूसरा क्या है, क्यूबॉइडल। दूसरा क्या है, क्यूबॉइडल। तीसरा क्या है, कॉलमनार। ठीक है, चौथा क्या है, सीलिएटेड। और लास्ट आपका क्या है, ग्लैंडुलर। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ना है। जो इपिथेलियल टिश्यू है उसमें 5 आते हैं, कौन कौन से, स्क्वैमस इपिथेलियल एनिमल टिश्यू, क्यूबॉइडल इपिथेलियल एनिमल टिश्यू, कॉलमनार इपिथेलियल एनिमल टिश्यू, सीलिएटेड इपिथेलियल एनिमल टिश्यू, ग्लैंडुलर इपिथेलियल एनिमल टिश्यू। बात समझ में आ रहा है? ये हर जगह हम लोग तो बॉडी के अलग अलग पार्ट में पाया जाता है। एग्जाम में पूछेगा किस पार्ट में क्या पाया जाता है, हम ये सारे को पार्ट ही बता देंगे। बायो को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ याद रखना भी कौन सा चीज कहाँ पर है। बात समझ में आ रहा है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे, लेकिन इसके अंदर का जो होता है वो उसको उसके अंदर का नहीं। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, मस्कुलर की बात करें तो मस्कुलर में 3 आते है ना, मस्कुलर में 3 आते। एक आता है स्ट्रेटेड, दूसरा होता है नॉन स्ट्रेटेड, और लास्ट है
कार्डियक, ये सिर्फ एक ही जगह पाया जाता है और कहीं नहीं। ये सिर्फ एक जगह, जो कि हमारा हार्ट है, ये सिर्फ एक ही जगह पाया जाएगा और कहीं नहीं है। ये सिर्फ एक ही जगह पाया जाता है, जिसको हम लोग कार्डिक मसल का बना होता है और ये कभी थकता नहीं है। अगर ये मसल बाय चांस अगर कार्डिक मसल हमारे पूरे बॉडी का बना होता, पूरा बॉडी हमारा कार्डिक मसल का बन जाता ना, तो हम लोग कभी नहीं थकते, कभी नहीं थकते, क्योंकि एक ऐसा मसल ही नहीं है कि कभी भी ये थकता, यानी फैटिग्यू नहीं होता या फैटिग नहीं होता। बात समझ में आ गई? चलिए अब देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू में देखिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है एरोलर। एरोलर, अब एरोलर के भी अंदर आता है क्या? टेंडन और लिगामेंट। ये एन, बात समझ में आया? दूसरा है एडिपोज। एडिपोज, इसके अंदर और कोई सब डिवीजन नहीं है, ठीक है। तीसरा हम लोग जो देख रहे हैं वो है स्केलेटल, ठीक है। इसके अंदर आता है क्या? बोन और आता है कार्टिलेज, है ना। और लास्ट जो है हमारा वो है फ्लूइड, और फ्लूइड के अंदर दो पार्ट आता है, ब्लड और लिम्फ। और नर्वस टिश्यू के अंदर और कुछ भी नहीं, सिर्फ नर्वस टिश्यू ही, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू है, समझ में आया? ये कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि हमारे एनिमल टिश्यू का पार्ट है, ठीक है। 2 मिनट का टाइम दूंगा, पहले मैं रिपीट कर रहा हूं और कोशिश करना कि सुनकर या देख करके याद कर लो। जैसे हम लोगों ने प्लांट टिश्यू को याद किया था, कर लिया था कि नहीं? सभी लोगों ने प्लांट टिश्यू को याद कर लिया था और रटे कोई नहीं थे, सिर्फ समझ लिए थे कौन सा कहां पर है। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। जो एनिमल टिश्यू होता है वो 4 भाग में बटा हुआ है, ठीक है। पहला क्या है? इपीथेलियल टिश्यू, दूसरा क्या है हमारा? मस्कुलर टिश्यू, तीसरा है हमारा कनेक्टिव टिश्यू और चौथा है नर्वस टिश्यू। बात समझ में आ गई? नर्वस टिश्यू तो और फर्दर डिवाइड हुआ ही नहीं है, तो उसमें आपको मेहनत नहीं करना। लेकिन अगर हम लोग सबसे पहले की बात करें इपीथेलियल, तो इपीथेलियल खुद 5 भाग में बटा हुआ है। इपीथेलियल खुद में कितना भाग बटा हुआ है? 5। पहला स्क्वैमस, पहला है स्क्वैमस, ठीक है। दूसरा है क्यूबॉइडल, क्या है? क्यूबॉइडल। तीसरा है कॉलमनर, क्या है? कॉलमनर। चौथा है सिलिएटेड, क्या है? सिलिएटेड। और लास्ट है ग्लैंडुलर, क्या है? ग्लैंडुलर। बस आपका पहला वाला खत्म हो गया। अगर हम मस्कुलर की बात करें तो मस्कुलर में 3 पार्ट आते हैं। पहला आता है स्ट्रेटेड, दूसरा आता है नॉन स्ट्रेटेड और तीसरा होता है ना। अच्छा, स्ट्रेटेड को आप स्मूथ भी बोल सकते हो, स्मूथ और नॉन या रफ। ये स्मूथ है और ये रफ। बात समझ में आ रही है? कार्डिक को नहीं बना होता, उससे ऑर्गन बना हुआ है, लेकिन ये तो मसल्स तो आपको कार्डिक ही बोलना पड़ेगा। बात समझ में आया? तीसरे की बात करते हैं, इसमें आता है कनेक्टिव टिश्यू। नाम से समझ लो कनेक्ट कर रहा है। इसमें बेसिक और भी फर्दर सब डिवीजन हुए हैं 4 भागों में। सबसे पहला क्या है? एरोलर। एरोलर, जो एरोलर है उसके अंदर 2 चीज आते हैं, टेंडेंस और लिगामेंट। टेंडेंस और लिगामेंट। सेकंड नंबर पे आता है एडिपोज। एडिपोज, है ना, एडी दिखाकर पोज मारा तो एडिपोज, ठीक है। तो इसमें कोई भी फर्दर डिवीजन नहीं। अच्छा, इसके बाद जो है वो है स्केलेटल। स्केलेटल जो होता है उसमें 2 आते हैं, बोन और कार्टिलेज, है ना, बोन और कार्टिलेज, ठीक है। और लास्ट हमारा है फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर 2 आता है, ब्लड और लिम्फ। बोलो समझ में आया? आ गया? चलिए 2 मिनट का टाइम देता हूँ। अब ये चार्ट सुनाओ और छुट्टी पाओ।
कॉलमनार। मन में लिम्स। अब हमको ये मिटाना पड़ेगा। बुक में तो है, बुक में देखो। हम इसलिए मिटा रहे हैं कि फिर कोई बोलेगा तो यही देख के बोल देगा तो कैसे सारा सर तो हम कैसे सुनाएंगे सर? तुमको याद हो गया ना? अच्छा तुम अभी याद कर रहे हो, चलो याद करो। यस सर। तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो फरहान, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ग्रुप में डाल यस देना। सर। हाँ, ठीक है सर। वॉइस ग्रुप में डाल देना। हाँ उसको क्या बोलेंगे? ब्लड याद हो गया? बोल। लिख, यानी तुम जा सकती हो, जब जाने का मन होगा चले जाना, क्लास खत्म हो चुका है। सर सर एक मिनट। हो गया? कॉलमनार, स्लेंडर। एरोलर, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो फरहान? फरहान क्या बोल रहे थे तुम? सर नर्वस टिश्यू को नर्व टिश्यू नहीं कह सकते।
टिश्यू हो गया, उसके अंदर नर्व सेल हो, इसके अंदर जो सेल का या कहना वो नर्व सेल हो। फरहान तुमको याद हुआ बिना देखे? सर कनेक्टिव कर रहे हैं सर। ठीक है सर। वेरी गुड। बेईमानी नहीं, तुम बोलोगी, तुम सुनो तो तुम भी बोलोगी, उसको सुनो, बेईमानी नहीं करना। हो गया तुमको याद? सुनो, सर हम सुनाए सर। सर सर हम सुनाए सर। तुम क्या कंपनी से एक मिनट पढ़ा, मैं तुमसे पूछूंगा, एक मिनट क्या हो गया? सुनो तो थोड़ा, इसका सुनो। एक दो बजे एक
हम लोग टीका नहीं लगाते ऐसे 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 में डाल रात भर रोज चेंज होता है कभी नहीं लगाते अगर गुस्सा हो जाते ना बोलते कि अच्छा कितने लगा तुम मेरे टीका हम नहीं लगाएंगे मुझे नहीं बहुत अच्छा लगा दूसरा लगा आपके लिए नहीं था अजीब वो गुस्सा आता है मैं गुस्सा दिया ठीक है मैंने कहा प्रॉब्लम है वो बोल दो तुम्हारी रिप्लाई नहीं देना फिर रिप्लाई नहीं देना बहुत गुस्सा आता है वापस से रिप्लाई देने तो हमको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि हम सब को जल्दी करते हैं मीठे में तुरंत दे देते हैं हम भी देखते हैं तुरंत दे देते हैं कैसे आप भी कर सकते हैं तब भी हम कैसे कैसे करते हैं नहीं अभी मम्मी का है ना तो अभी का और मम्मी वाला चलाते हैं आपको कितने भाई हम लोग 3 भाई फिर एक भाई सर कैमरा कौन हिला रहा है सर? क्या हुआ हम कितने बहन हैं ओनली हम हैं मेरे भाई सबको याद हो गया और कोई भी चीटिंग करके नहीं सुनाया। अब बारी है फरहान का। फरहान मैं वीडियो ऑफ कर दे रहा हूँ और तुम चीटिंग मत करना, ईमानदारी से बताओ। यस सर। हाँ बोलो। सर बोले। हाँ बोलो, लेकिन देख के मत बोलना क्योंकि कल अगर तुम आओगे तो सबसे पहले क्रॉस क्वेश्चनिंग तुम्ही से होगा। यस सर। इसलिए हाँ ईमानदारी से बताओ, जितना भी आता है ईमानदारी से। सर एनिमल टिश्यू में सर एपिथेलियल उसमें होगा 5 जिसमें स्क्वेमस, कोलमनार, क्यूबॉइडल और सिलिएटेड और लास्ट ग्लैंडुलर। और सर फिर हाँ मस्कुलर में होगा स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड और कार्डियक। ठीक है और फिर सर ठीक है। उसके बाद सर थर्ड वाला में होगा सर कनेक्टिव। कनेक्टिव में होगा एरोलर, उसमें एरोलर में होगा सर टेंडन, लिगामेंट। उसके बाद एडिपोज, एडिपोज में होगा सर नहीं, एडिपोज में कुछ नहीं होगा सर। ठीक है और बताओ एरोलर के एडिपोज के बाद क्या है? फरहान फरहान तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रहा है सर। हाँ बोलो। सर एरोलर के बाद सर वापस बताएं। नहीं एरोलर के बाद बताओ। सर एरोलर के बाद होगा सर एरोलर में क्या क्या होगा वो बताएं। यानी उसके बाद तुमको आगे याद नहीं है। सर चलो कोई बात नहीं एरोलर है, के बाद जितना क्या? याद है बहुत अच्छी बात। एरोलर के बाद बताओ। एडिपोज बता दिए थे, एडिपोज के बाद क्या होता है? सर एडिपोज के बाद सर होगा फ्लूइड, फ्लूइड में होगा ब्लड और लिम्फ। और उसके बाद नर्वस। हाँ। सर फिर और एक तुम भूल रहे हो। कनेक्टिव में एक भूल गए सर, नहीं याद आ रहा। चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो कल रेडी रहना, कल तुम्ही से पहले पूछूंगा मैं, ठीक है? कल का टाइम 2 बजे है, मिलते हैं कल के क्लास में। ओके बाय। यस सर। काट दो।